गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ संध्या। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं मैं, और बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। चल रही है ना? ये और लोग किधर गए? पढ़ना क्या है? अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग का मीडियम इंग्लिश है? इंग्लिश मीडियम किसी का नहीं? सबका हिंदी? हिंदी मीडियम? हिंदी। और भी लोग हैं तो उनका कोई आइडिया? सबका हिंदी ही है, मतलब हिंदी में ज्यादा कन्वर्सेशन हो तो ज्यादा अच्छा है ना? अब सब्जेक्ट तो वही है, यूज भी हम दोनों लैंग्वेज करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन ये भी जानना आवश्यक है कि आप लोग कंफर्ट किस लैंग्वेज में ज्यादा है। अगर सबका हिंदी मीडियम है तो बेनिफिशियरी आपके लिए देखा जाए तो हिंदी ही, हिंदी में अगर ज्यादा किया जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि लिखना या समझना तो एटलीस्ट हिंदी में ही, तो भी हम दोनों में कराएंगे। इकोनॉमिक हिंदी में अर्थव्यवस्था। तो क्या आपका जो सिलेबस है आर ओ ए आर ओ का, है ना, जो सिलेबस है उस सिलेबस में कुछ नहीं, बस यही लिख दिया गया। केवल इकोनॉमी लिख दिया गया, सिलेबस का विस्तार नहीं किया गया। यानी विस्तार पूर्वक अगर सिलेबस की बात किया जाए तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, है ना। एक आइडिया जिससे ही हम पढ़ सकते हैं कि आर ओ ए आर ओ के सिलेबस में क्या चीजें मेंशन हो सकती हैं, इसके लिए बस हम एक गेस लगा सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी। लेकिन जब हम गेस करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जब हम गेस करते हैं तो गेस हमारा सब्जेक्ट से बाहर तो होगा नहीं, है ना, वो सब्जेक्ट से बाहर तो जाएगा नहीं। जिस अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं इससे बाहर तो जाएगा नहीं। जो भी पूछा जाएगा, जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, उसी में से कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी हुई होती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में हम देखें तो कई ऐसी चीजें हैं जिसे सम्मिलित किया जाता है, जिसमें स्पेशली हम कहें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, यानी हिंदी में कहते हैं आर्थिक समृद्धि। आवाज आ रही है ना? आर्थिक समृद्धि एवं विकास, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। देखिए ये जो आपके पेपर, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप देखते हैं आपका एसए का एक पेपर होता है ना, एसए का, उसमें भी कई प्रकार से एसए पूछे जाते हैं। आपका इकोनॉमिकल भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है ना। तो जो इकोनॉमिकल एसए है आपके, उसमें भी ये मदद करेगा। आप ये जो सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल आधार पे जो एसए पूछे जाते हैं उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट आपको मदद करेगा। एनवायरमेंटल और जियोग्राफी के लेवल पे जो एसए पूछे जाते हैं उसमें वो सब्जेक्ट आपकी मदद करेंगे। और जो इकोनॉमिक बेस पे कुछ एसए पूछे जाते हैं उसमें ये सब्जेक्ट आपका मदद करेगा। जब आर्थिक समृद्धि और विकास की हम बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि और विकास, समृद्धि में कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिनके आधार पर हम इसे समझते हैं, जिसमें स्पेशली नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, है ना। राष्ट्रीय आय को मापने के जो सूचकांक है, जो पैरामीटर्स हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीबी वगैरह की बात करते हैं, है ना। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। ये सब क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं जो समृद्धि के दायरे में आते हैं। वहीं जब विकास की हम बात करते हैं
तो विकास में इंक्लूसिव ग्रोथ होता है जिसे हम कहते हैं समावेशी विकास, है ना। और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास, सतत विकास। तो यहां जब विकास की हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साथ ही साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये जो आपका चैप्टर है ये आपके एसए के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इससे पूछे जाते हैं उसमें इसकी भूमिका कहीं ना कहीं होती है, चाहे 20% ही भूमिका हो, लेकिन इसके बिना आपका एसए पूरा नहीं होना है। क्योंकि समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहां पर जो शब्द है ये अपने आप में कुछ चीजों को इंगित करता है। वो चीजें क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसे समझने के बाद ही सब समझ में आते हैं। शायद पता भी होगा, पता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिवनेस किसे कहते हैं ये तो पता ही होगा, समावेशी अच्छा, इंक्लूजन किसे कहते हैं, इंक्लूजन किसे कहते हैं, सभी एस्पेक्ट्स को, जैसे, हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। हम्म 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 ठीक है, ये इंक्लूजन हो गया, समावेशन हो गया, ठीक है, एक परिप्रेक्ष्य में हो गया। जब यहाँ हम इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में जब देखते हैं, इंक्लूजन को देखते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को देखते हैं, तो वहां पर विभिन्न समुदायों की बात की जाती है। जैसे हमारे अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषित लोग बहुत है ना, इनकी संख्या बहुत ज्यादा। तो जब कभी भी विकास की गतिविधि संपन्न हो रही हो, जब कभी भी देश में विकास की गतिविधि को संपन्न किया जा रहा हो, तो उस गतिविधि में इन वर्गों को भी साथ में लेकर चला जाए। जो गरीब है उनको भी साथ में लेकर चला जाए, जो बेरोजगार है उनको भी साथ में लेकर चला जाए, जो वंचित है, पिछड़े हैं, उनको भी साथ में लेकर चला जाए। और तब जब विकास होता है तो उस विकास को हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास, उसे क्या कहते हैं, समावेशी विकास। लेकिन जब विकास की यही गतिविधि एक पीढ़ी तक सीमित ना हो, बल्कि अगली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर विकास की गतिविधि को आगे बढ़ाया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई साधन या संसाधन है, साधन या संसाधन, तो उसका उतना ही उपभोग करें जितने से हमारी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो जाए, आवश्यकताओं की आपूर्ति हो जाए, बाकी हम मेंटेन करके चले, बाकी जो साधन संसाधन उसे क्या करें, मेंटेन कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ऊर्जा, और ऊर्जा उत्पादन के अपने स्रोत हैं, जिसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो सोर्सेज कौन से हैं, एक तो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं होते हैं, और दूसरे जो सोर्सेज हमारे होते हैं वो क्या है, रिन्यूएबल, यानी आधुनिक जो सोर्सेज हमारे हैं वो, जिसे हम कहते हैं नवीकरणीय या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। नाम तो सुने होंगे, है ना, ऐसे सोर्सेज होते हैं। अब जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, इसमें आप देखेंगे तो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, गैस हुए, ये सब क्या है, परंपरागत सोर्सेज हैं, और जिनका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन कैसे होता है, खनन विधि के द्वारा, माइनिंग होता है, और माइनिंग के बाद
उसको स्टोर किया जाएगा और फिर उसके बाद जो इसके यूनिट यानी संयंत्र लगे हुए होते हैं एनर्जी के, वहां पर उसकी खपत की जाती है। लेकिन हम आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो परंपरागत एनर्जी सोर्सेज है यानी ट्रेडिशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में, अगर हम कंटिन्यू उनका उपयोग करते रहेंगे तो एक समय के बाद वो क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। और यदि वो समाप्त हो गए तो इस सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ेगा, एनर्जी हम कहां से प्राप्त करेंगे। और एनर्जी की आवश्यकता केवल एक ही पीढ़ी तक तो सीमित है नहीं भाई, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं उनके बच्चे होंगे, एनर्जी की आवश्यकता तो उनको भी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आज हम यूज कर लिए, इसको यूटिलाइज कर लिए और कल को किसी को आवश्यकता उसकी पड़नी नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इस ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं इसको इतनी मात्रा में प्रयोग में लाएं कि हम अपनी आवश्यकता को, वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करने और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसको यूटिलाइज करें। भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसको यूटिलाइज करें या फिर आनुपातिक रूप में उसका विकास भी करते रहें। अब जब डेवलपमेंट की प्रक्रिया इस प्रकार से संपन्न होगी तो हम क्या कहेंगे, उस संबंधित देश में जो विकास की प्रक्रिया वो कैसा है, सस्टेनेबल है, यानी सस्टेन रूप से यानी सतत रूप से बना हुआ है, लगातार चल रहा है ना। तो देखिए अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिंपली ट्रेडिशनल से शिफ्ट कहां कर रही है, रिन्यूएबल पर, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर डिपेंड हो रही है। जिसमें आप देखिए सोलर एनर्जी को डेवलप किया जा रहा है, विंड एनर्जी को डेवलप किया जा रहा है, थर्मल पावर एनर्जी जो है उसको डेवलप किया जा रहा है ना। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो एनर्जी के सब्स्टिट्यूट है, ट्रेडिशनल के जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं उसका प्रयोग करके हम एनर्जी को डेवलप करते रहें और जो अपने संसाधन है उसे सुरक्षित भी कर लें, संरक्षित भी कर लें, है ना। उसे क्या करें, संरक्षित कर लें, ताकि आने वाली पीढ़ी का जो विकास है वो सेम जैसे अभी विकास की प्रक्रिया उसी प्रकार से आगे भी बनी रह जाए, है ना। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात किए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात किए, ये आपकी जो अवधारणा है ये कहां पर काम आने वाला है, यहां तो काम आपका आएगा ही, साथ ही साथ आपका जो एस्से होगा, एस्से वाला पेपर होगा, वहां पर भी काम आने वाला। और इससे रट के आप नहीं कर सकते हो, समझ के ही कर सकते हो। अच्छे अंक वहां से अगर आप उठा लेते हो, अच्छे अंक अगर वहां आपको मिल जाते तो निश्चित ही सिलेक्शन पक्का हो जाता है। हम कई बार क्या होते हैं कि उस जगह प्रयास करते हैं जहां सभी प्रयास करते हैं, लेकिन हम वहां प्रयास नहीं करते हैं जहां बहुत कम लोग प्रयास करते हैं, जहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप स्वयं को डिफर करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स। और वो कैसे कर पाएंगे, ऐसे सोचिए, समझिए, चीजों को अपने पूरे सिलेबस से निकाल कर अलग करने का प्रयास करिए। उस प्रयास के साथ आगे बढ़ने का जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपकी होगी। ठीक, तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमने बात किया, जिसे हम लोगों को देखना है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ उसमें से एमसीक्यूज कैसे बन सकता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी परीक्षा या एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे वहां से एमसीक्यूज निकल के आएंगे, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसी में जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की हमने बात की थी, इसमें हमने बताया था कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, राष्ट्रीय आय। और इस राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कुछ सूचकांक है, निर्धारक है ना, जिनमें आप देखेंगे तो जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है ना, जीवीए है। इसके आधार पर मापन किया जाता है। और यहीं पर हम लोग देखेंगे पर कैपिटा इनकम, जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। यहीं पर हम लोग देखेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ना, बेसिक प्राइस क्या होता है,
मार्केट प्राइस क्या होता है। ये आपके प्री और मेंस दोनों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व रखता है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, कैसे पूछेगा, जब हम चैप्टर कराएंगे तो वहां से बताएंगे कि देखिए ये चीजें हैं, यहां से इस प्रकार से एमसीक्यूज क्रिएट किया जा सकता है और आपको उसके आंसर को करने के लिए अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसका उत्तर ठीक कर पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा बैंकिंग सेक्टर। आपका बैंकिंग में हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री है बैंकिंग सेक्टर का, जो हिस्ट्री है वो उसमें पुराने समय से लेकर जब बैंक बनाए गए, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ इंडिया से शुरू किया गया, बैंक ऑफ मद्रास, कोलकाता, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का गठन, फिर राष्ट्रीयकरण किया जाना, अभी जो हाल फिलहाल में 2017 से बैंकों का आपस में विलय किया गया, टाइप्स ऑफ बैंक्स कितने होते हैं, है ना, जैसे उसमें कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक्स में किस प्रकार के बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कौन से हैं, आरआरबीज कौन से हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। जो बैंकिंग सेक्टर आपका है उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या चीजें हैं, कैसे हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे जो फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर में स्पेशली देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे कहते हैं भुगतान संतुलन, नाम सुने नहीं, कोई बात नहीं सुने तो अभी तो बोल रहे हैं, तब तो सुन ही रहे, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते समय एक्सचेंज रेट वगैरह क्या होता है। जैसे एक्सचेंज रेट में भारतीय जो मुद्रा है ना, और जो विदेशी मुद्रा है वो भारतीय मुद्रा के सापेक्ष कैसे एक्सचेंज किया जाता है। जैसे आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि भारतीय मुद्रा या रुपया गिर गया है, रुपया मजबूत हो गया, वो कहां से होता है, यहां से निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कुछ अकाउंट्स होते हैं जिसमें आपने सुना होगा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, नाम सुने, चालू खाता, पूंजी खाता का नाम सुने होंगे, है ना। ये तो होगा मेन चैप्टर आपका, है तो बहुत व्यापक, लेकिन वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विगत वर्षों के जब आप प्रश्न यानी जो PYQ है उसको देखेंगे तो उतने ब्रॉड सेक्टर से क्वेश्चन पूछे नहीं गए, जहां से पूछे गए हैं वो आपका मेनली एरिया यही। बाकी इकोनॉमी तो है बहुत लेंदी, लेकिन आपको देखना किसके अकॉर्डिंग है, जो आपके ARO में जो क्वेश्चन पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा और फैल के नहीं जाना है। हाँ, इसके बाद फोकस जो हम लोग को करना है वो स्पेशली करना है जो स्कीम्स वगैरह है ना। स्कीम्स किसका, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे, यानी भारत सरकार जो योजनाएं शुरू की हैं, किस संदर्भ में शुरू की गई है, कब शुरू की गई है, क्यों शुरू की गई है, उसका उद्देश्य क्या है वो, और दूसरा यूपी गवर्नमेंट के लेवल पे उत्तर प्रदेश सरकार ने किन योजनाओं को शुरू किया है ना। तो जनरली ये टॉपिक आप खुद से भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें रटने वाली चीजें होती हैं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको गेस करके बताऊंगा, है ना। इसके साथ साथ इंडेक्सेस आप देखेंगे कितना मिलेगा, इंडेक्सेस यानी जो सूचकांक है, कल किसी का क्वेश्चन था, आप ही का था शायद ना, सूचकांक यानी विभिन्न प्रकार के सूचकांक हैं, ग्लोबल लेवल पे भी है और भारत के स्तर पर भी है, यूपी के स्तर पर भी कुछ सूचकांक है। उसमें रैंकिंग पूछ लिया जाता है कि भारत की रैंकिंग क्या है, यूपी की रैंकिंग क्या है, स्पेशली भारत वाला ज्यादा पूछा जाता है। तो उसे हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्सेस होंगे उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जब इन चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे तो साथ में अगर करंट का इससे कुछ रिलेटेड होगा तो उसे भी साथ साथ ऐड ऑन करते चलेंगे। तो आपका दोनों पोर्शन जो ट्रेडिशनल है और करंट दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा।
ठीक है। बाकी और भी चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, जैसे आएगा भी तो हम बताते चलेंगे। बहुत से चैप्टर्स, जैसे अभी फिस्कल पॉलिसी की हम बात करें, उसको यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछा भी जाएगा वो फिस्कल पॉलिसी में आप लिख सकते हैं केवल बजट से, बजट। और बजट में भी स्पेशली आपको फोकस करना उत्तर प्रदेश के बजट पर, है ना। जो यूनियन बजट है उस पर फोकस बहुत ज्यादा नहीं करना। तो ये बजट आपका फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है, इसमें स्पेशली वो करंट का आपका टॉपिक हो जाता है। तो बजट हम कवर कर लेंगे। बजट की जो मेन अवधारणाएं हैं उसको हम लोग देख लेंगे, जिसमें कुछ घाटे की प्रवृत्ति होती है ना, डेफिसिट जिसे कहते हैं, घाटा। घाटा जैसे राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, वो सब क्या है ना, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ जैसे फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे कि क्या है। उसको हम बताएंगे, एमसीक्यूज के प्रारूप में बताएंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको किस आंसर को टिक करना होगा, उसी प्रारूप में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो जो मोटा मोटा हमने जो देखा आरओ के विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हुए हमने जो पाया कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जनरली इन एरिया से पूछे जा रहे हैं। अब इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपकी वन लाइनर है, फैक्चुअल है। एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़े से कॉन्सेप्ट को लेकर रहते हैं। इसमें एक और आप अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अब एग्रीकल्चर में क्या होगा, एक तो इससे संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर एग्रीकल्चर एक क्षेत्र के रूप में है, अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र के रूप में है, तो क्षेत्र का डेवलपमेंट पूछ लेगा, क्या है, कैसे है, कितना है ना, वो वन लाइनर आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये जनरली आपके क्या है, सिलेबस के पार्ट है, जिसे मोटा मोटा आप समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिखे नहीं लिखे, लिखे नहीं आप लोग, कोई बात नहीं, लिखने अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, नहीं तो हम है ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं, है ना। इकोनॉमी एक शब्द लिखा हुआ है, इकोनॉमी। कल हमने बताया था दो शब्दों के बारे में, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा इकोनॉमी। स्पेशली जब हम इकोनॉमी पे फोकस करते हैं तो ये व्यापक स्तर पर आपको अध्ययन करने का जो एक रास्ता है वो प्रदान करता है। यहाँ इकोनॉमी अगर हम समझ लें क्या होता है, इकोनॉमी अगर हम समझ लें क्या होता है तो अध्ययन क्या करना है वो भी समझ में आ जाता है ना। इकोनॉमी को समझने के लिए इसका डिफिनीशन समझना आवश्यक हो जाता है। डिफिनीशन जिसे हम क्या कहते हैं, परिभाषा। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फला, तो आप बताते होंगे इसका डेफिनेशन ये है, इसका डेफिनेशन ये है। जब डेफिनेशन की हम बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, किसके परिभाषा की, इकोनॉमी की, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, अर्थव्यवस्था से, पहले सुन लीजिए फिर लिखवा भी देते हैं, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया के संपन्न होने से, जिसमें प्रत्येक इकाई अपने अधिकतम आर्थिक हित की प्राप्ति कर सके। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, कुछ शब्द सुने होंगे, है ना। फिर से मैं दोहराता हूं, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया के संपन्न होने से है, जिसमें प्रत्येक इकाई अपने अधिकतम आर्थिक हित की प्राप्ति कर सके। इकोनॉमी रिफर्स टू द accomplishment of economic activities with economic goods and services in which
in which every unit can achieve its maximum economic welfare। अब लिख लीजिए, लिखिए। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, हिंदी में लिखवाएं इंग्लिश दोनों में? हिंदी। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तुओं एवं आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ, आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया के संपन्न होने से है। आर्थिक क्रिया के संपन्न होने से है, संपन्न होने से है, जिसमें प्रत्येक इकाई, जिसमें प्रत्येक इकाई अपने अधिकतम आर्थिक हित की प्राप्त कर सके। देखिए, इकोनॉमी refers to the accomplishment of the economic activities with economic goods and services in which every unit can achieve its maximum economic welfare। इकोनॉमिक वेलफेयर, वही जो आपने हिंदी में लिखा है उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब देखिए, यहां कुछ शब्द आ रहे हैं आपके सामने। एक तो आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा आ रहा है इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा आ रहा है यूनिट, और चौथा आ रहा है इकोनॉमिक वेलफेयर। ये चार शब्द हैं। इन चार शब्दों को अगर हम समझ लें तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हमें समझ में आ जाती है। अर्थव्यवस्था हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। वहां आपने जो लिखा है, जो डेफिनेशन लिखा, उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। इन चारों वर्ड्स के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप जब कभी भी पढ़ें तो आपको याद रहे कि अर्थव्यवस्था को पढ़ते समय हमको इन चारों शब्दावलियों पर फोकस करना है। अभी फिर यहां से मैं एमसीक्यूज भी निकालूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, पहला इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज है। इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज यानी आर्थिक वस्तु और सेवाएं। आर्थिक वस्तु और सेवाएं। देखिए, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, ये सभी को पता है। वस्तु क्या है, हमारे हाथ में ये पेन है, ये क्या है, वस्तु है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप इस संस्थान से अध्ययन कर रहे हैं, ये क्या है, सेवा है ना, ये क्या है, सेवा है। लेकिन कोई भी वस्तु या सेवा आर्थिक कैसे होगा, इकोनॉमिक कैसे होगा? भाई, वस्तु और सेवा नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है,
वस्तु और सेवा नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। आप किसी के बाग में गए, इस समय आम का सीजन चल रहा है, आम लगा हुआ है, उसने आपको 2 आम दे दिया और उसके बदले आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया, लेकिन वस्तु तो दे रहा है, वस्तु दिया जा रहा है आपको और वस्तु का आप उपभोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले कुछ भी चार्ज नहीं किया गया। तो क्या उसे हम इकोनॉमिक गुड्स कह सकते हैं? नहीं, वो क्या है? फ्री गुड्स है। वो क्या है? फ्री गुड्स है। लेकिन यदि वही व्यक्ति जो आपको आम दे रहा है उस आम के बदले आपसे कुछ कीमत ले ले, कुछ पैसे ले लेता है, तो वहीं वो जो गुड्स है यानी आम है वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा। वहीं वो गुड्स क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा। सेम कंडीशन किसके साथ होगा? सर्विसेज के साथ। सेम कंडीशन किसके साथ है? सर्विसेज के साथ भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में कोई सेवा दे रहा है तो क्या होगा? फ्री सर्विसेज होगा। लेकिन उसके लिए अगर कोई चार्ज किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल हो जाएगा, यानी आपने उसके लिए कुछ कीमत दिया है। तो देखिए, मुफ्त में सलाह खूब मिलता है जिसका कोई मोल नहीं होता है, लेकिन बहुत से सलाह प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? पे भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम कंसल्ट करने के लिए जाते हैं और अच्छा खासा एक फी उन्हें पे करके भी आते हैं, है ना। तो अपने स्वरूप में, अपने प्रारूप में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये इकोनॉमिक होंगे या फिर नॉन इकोनॉमिक होंगे। अब देखिए, यहीं से आपका पहला एमसीक्यूज बन गया। आर्थिक वस्तुओं में सम्मिलित हैं। आर्थिक वस्तुओं में सम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन, ऐसी वस्तुएं जिनके लिए आप पे करते हैं, यानी कोई कीमत अदा करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके लिए कोई कीमत नहीं दी जाती। तीसरा, ऐसी वस्तुएं जो किसी अन्य के द्वारा भुगतान करने पर प्राप्त होती हो। ऐसी वस्तुएं जो बिना भुगतान किए गए, या ऐसी वस्तुएं जो बिना भुगतान करने पर प्राप्त हो परंतु उसका कोई मोल ना हो। अब देखिए, 2 ऑप्शन शुरू के तो बहुत सरल है और अंतिम 2 ऑप्शन जो है उसमें थोड़ा सा क्या किया गया? डाइवर्ट कर दिया गया कि भुगतान किया गया हो, दूसरे के द्वारा किया गया हो, भुगतान किया गया हो लेकिन दूसरे के द्वारा किया गया हो। अब इसी को देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम और कोट वाला भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए, लिखिए क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषित किया जा सकता है। पहला दे दिया, एक, ऐसी वस्तु या सेवा जो बिना किसी कीमत के, प्राप्त की जाती है। दूसरा, ऐसी वस्तु या सेवा जिसके लिए हम भुगतान करते हैं या जिसके लिए हम किसी कीमत का भुगतान करते हैं। अब देखिए यहां कूट बना देगा, कूट बना के कैसे करेगा? ए बी सी और डी, ए बी सी और डी दे देगा। केवल एक, केवल दो, दोनों सही और दोनों गलत, दोनों सही दोनों गलत। यहां पर आप जो सेकंड ऑप्शन है, यहां क्या दिया है? बिना किसी कीमत
के प्राप्त करते हो, और यहां पर क्या है, जिसके लिए भुगतान करते हो। बाकी सब सेंटेंस क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना होगा। बड़े यहां तो आप चूंकि पढ़ लिए तो आसान लग रहा है, अभी आपने पढ़ लिया तो आसान लग रहा होगा आपको आंसर करना, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए एलिमिनेशन मेथड्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक में क्या कहा जा रहा है कि जिसके लिए आप भुगतान करते हो, और दूसरा क्या कहा जा रहा है, बिना किसी भुगतान के, बिना किसी कीमत के प्राप्त हो रहा हो। तो दोनों अपने आप में क्या है, कंट्रोवर्शियल है, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो दोनों में से एक ही सही होगा। दोनों में से अगर एक ही सही है तो आपके सामने ये दो ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड यही कहता है, ये दो ऑप्शन आपका पहले ही क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। अब आपके पास बचता है केवल दो ऑप्शन, आपके पास केवल दो ऑप्शन बच रहा है। अब दिमाग लगा लीजिए कि आर्थिक वस्तु कहा जा रहा है, इसका मतलब अर्थ इसके साथ जुड़ा होगा, मुद्रा जुड़ी होगी, और अगर मुद्रा जुड़ी है तो इसका मतलब हम जिसमें मुद्रा का भुगतान कर रहे होंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो यहां पहला ऑप्शन में भुगतान कर नहीं रहे तो इसलिए गलत हो जा रहा है। दूसरे ऑप्शन में भुगतान का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। समझ में आया, ठीक। दूसरा देखिए, कहा गया इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें जिसके लिए हम भुगतान करते हो, जिसके लिए कोई कीमत अदा करते हैं, वही वस्तु या सेवा हमारे लिए क्या होगा, आर्थिक कहलाएगा। लेकिन भुगतान करने के लिए भी, भुगतान करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं, सौदेबाजी जिसे कहते हैं। मार्केट में आप जाते हो तो क्या आसानी से किसी वस्तु के लिए भुगतान कर देते हो, या तो वहां पे लिखा रहे, क्या लिखा रहे, फिक्स प्राइस, क्या लिखा रहे, लिखा रहे। तो वहां आप अगर देखें कि हाँ आपके बजट में है तो ठीक है, अदरवाइज आप बाहर निकल जाते हो। लेकिन जहां पर फिक्स प्राइस नहीं होता है वहां पर आप क्या करते हो, जाके बार्गेन करते हो, यानी सौदेबाजी करते हो। नहीं नहीं भैया इतने का तो नहीं है, अभी देखिए उस दुकान पे हम गए थे, वहां पर इतने में दे रहा था, आप इतने में दे रहे हो, दैट इज नॉट फेयर, दिस इज द आउट ऑफ रूल ऑफ मार्केट। आप इस तरीके से क्या करते हो, व्यवहार वहां पर करते हो। तो ये जो बार्गेन करने की कला है, इस बार्गेन करने की कला में आप किसी भी वस्तु या सेवा के, वस्तु या सेवा के मूल्यों को निर्धारित करते हो, मूल्यों को निर्धारित करते हो। तो देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा आपका जो एमसीक्यू है वो बन गया। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण होता है या किया जाता है, सौदेबाजी के माध्यम से, सौदेबाजी के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, है ना, प्रोडक्शन यूनिट जिसे हम कह सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट के माध्यम से। चूंकि आरओ का पेपर है निचले स्तर पर, तो एक दो ऑप्शन ऐसा भी देता है जो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लगता है, देखने में हंसी भी आती है ना। लोकल बाजार के स्तर पर, यानी स्थानीय बाजार के स्तर पर, और चौथा ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर, यानी भारत सरकार के स्तर पर। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, सौदेबाजी के स्तर पर। अब जब सौदेबाजी होगा इन वस्तु और सेवा को लेकर, इनके मूल्यों के निर्धारण को लेकर, इनके मूल्यों को देखिए एक एक करके समझते चलिए कि कैसे मार्केट काम करता है। अगर वो फंक्शन आप समझ गए तो वहां से कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। जब मूल्यों का निर्धारण होगा, मूल्य मान लीजिए एबीसी कुछ भी निर्धारित कर दिया गया, एबीसी कुछ भी निर्धारित हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, कुछ भी निर्धारित हो गया। अब अगर ये मूल्य जो निर्धारित किया गया ये
कंज्यूमर, कंज्यूमर, और एक शब्द और होता है कस्टमर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कंज्यूमर या कस्टमर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ बताइए, कुछ भी बोलिए। ओके, फिर कस्टमर कौन हुआ? जो सेवाएं प्राप्त करता है वो कस्टमर। फिर उसे क्लाइंट किसे कहेंगे? बताइए। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? जो सिर्फ परचेज करता हो उसे कस्टमर कहेंगे, और जो उपभोग करता है उसे कंज्यूमर कहेंगे। हम कह रहे हैं कि हम परचेज भी करते हैं, हम परचेज भी करते हैं और हमें उपभोग करते हैं। अब बताइए, हम कंज्यूमर भी हुए और कस्टमर भी हुए। दैट्स गुड। देखिए, कस्टमर क्या करता है? केवल खरीदता है, केवल खरीदता है। लेकिन अ कस्टमर कैन बी ए कंज्यूमर, अ कस्टमर कैन बी ए कंज्यूमर। जो खरीदे वही इस्तेमाल करे, तो दोनों क्या होंगे? एक ही जगह होंगे, एक ही व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन sometime it may be possible that consumer differ to the customer। हम कोई सामान खरीद के ले गए, घर पे दे दिए, घर वालों ने इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे कस्टमर अलग हो गया और कंज्यूमर अलग हो गया। दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। अब यहां से भी एमसीक्यूज बन सकता है ना? हु इज द कस्टमर? कस्टमर किसे कहते हैं? हालांकि इतना आसान आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझते रहिए। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको नहीं पता होता है, और वहीं से जोड़कर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर वो चीजें क्लियर नहीं होती तो अगला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है। अब ये कंज्यूमर या कस्टमर जो भी होगा, इसलिए कस्टमर मान लीजिए स्वयं के लिए कंज्यूम करने के लिए ले रहा है, तो एक ही व्यक्ति जो कंज्यूमर भी है कस्टमर भी है। ये मार्केट में जाएगा और मूल्यों को निर्धारण करने में सौदेबाजी जब करेगा, तो वहां मूल्यों के सापेक्ष जो वस्तु और सेवा है, जो वस्तु और सेवा है, इनके मूल्यों में क्या होगा? या तो वृद्धि देखी जाएगी या फिर कमी देखी जाएगी। वृद्धि देखी जाएगी या कमी। क्यों? क्योंकि मूल्यों का निर्धारण, मूल्यों का जो निर्धारण होगा उस आधार पर हम ये देखेंगे कि मार्केट में किसी वस्तु और सेवा का डिमांड बढ़ेगा या फिर घटेगा। डिमांड बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो यहां से जो बार्गेनिंग किया जाएगा वस्तु और सेवा को लेकर, वो कहां हो रहा है? बाजार में किया जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्केट। और मार्केट का जो प्रमुख सिद्धांत तो किस पे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई। किस पे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई। किसी पे काम करता है? किसी भी वस्तु का डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट है उसका स्वरूप निर्धारित होगा। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट का स्वरूप निर्धारित होगा। अब मार्केट में 2 व्यक्ति पहुंचते हैं, 2000 व्यक्ति पहुंचते हैं, 2 लाख व्यक्ति भी हैं जो मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, वो चाहे कंज्यूमर या कस्टमर बनकर या फिर सेलर बनकर यानी विक्रेता बनकर या फिर क्रेता बनकर काम करते हैं। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट का जो स्वरूप है वो निर्धारित होगा। ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, इसे 2 अदृश्य हाथ के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ ने इन्हें क्या कहा है? मार्केट यानी बाजार के 2 अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। लेकिन डिमांड और सप्लाई के साथ इन्होंने प्रतिस्पर्धा को जोड़ा, प्रतिस्पर्धा को जोड़ा और स्वार्थ को भी जोड़ा। स्वार्थ, अगर मार्केट का स्वरूप प्रतिस्पर्धी होगा और व्यक्ति का अपना स्वार्थ या जो विक्रेता उनका स्वार्थ, उसमें वो भी क्या करेगा? एक फैक्टर के रूप में काम करेगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, और ये डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के स्वरूप को निर्धारित करेगा। एक ऐसा मार्केट जहां पर आप देखेंगे डिमांड इज मोर देन क्या होगा? सप्लाई होगा। डिमांड क्या होगा? सप्लाई से ज्यादा होगा। दूसरा ऐसा मार्केट होगा जहां डिमांड इज लेस देन क्या होगा? सप्लाई होगा।
और तीसरा एक ऐसा मार्केट दिखाई पड़ेगा जहां डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा, सप्लाई होगा। अब यहां से देखिए आपका एमसीक्यूज बनने वाला है और पूछे भी गए हैं यहां से क्वेश्चन, और ध्यान से समझिए कैसे। देखिए डिमांड इज मोर देन सप्लाई, जहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई क्या है, कम है, यानी मांग ज्यादा है और जो पूर्ति हो रही है उसके सापेक्ष वो कम हो रही है। मांग कौन करेगा, डिमांड किसका पक्ष है, डिमांड करना किसका काम है, ग्राहक का, जिसे आप क्या कहते हैं, उपभोक्ता भी कहते हैं कह लीजिए, या कस्टमर जिसे हम कहते हैं वो कह लीजिए। और सप्लाई करना किसका काम, किसका काम है, विक्रेता का। इसी ग्राहक को हम क्या कह सकते हैं, क्रेता भी कह सकते हैं। सप्लायर का काम होता है, सेलर का काम होता है। खरीदना किसका काम होता है, ग्राहक, क्रेता, या आप क्या कहिए बायर, है ना। तो जहां डिमांड ज्यादा होगा इसका मतलब वहां संख्या किसकी ज्यादा है, सही। डिमांड अगर ज्यादा है, देखिए डिमांड इज मोर देन क्या शो हो रहा है, क्रेता की संख्या ज्यादा होगा, यानी आप कह सकते हैं जो बायर हैं उनकी संख्या यहां पर ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं, क्रेता बाजार, क्या कहते हैं, क्रेता बाजार। लेकिन सिंपली अगर देखा जाए तो ये क्रेता बाजार कहना सही नहीं होगा। क्यों, अब देखिए अगर एमसीक्यूज में यही उठा के रख दिया आप तुरंत इसके अकॉर्डिंग क्या मार के आओगे, क्योंकि क्रेता की संख्या ज्यादा है इसलिए आप वही क्रेता वाला जो ऑप्शन है उसी पे टिक मार के चल दोगे, आपको लगेगा कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, आप ऐसे समझिए, डिमांड ज्यादा, क्रेता की संख्या ज्यादा है, क्रेता की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो वस्तु होंगे, वस्तु किसके साइड पे होंगे, सप्लायर के साइड में होंगे, विक्रेता यानी सेलर के साइड पे होंगे, उन वस्तुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। हाँ, और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए एक शब्द हमने यूज किया था बार्गेन का, एक शब्द यूज किया था बार्गेन का। अब देखिए सौदेबाजी करना, जो सौदेबाजी में क्या होता है कि आप कहोगे नहीं नहीं भैया इतने का नहीं, इतने को कहेगा इतना नहीं इतना, दोनों पक्ष आपस में क्या करेंगे, उस वस्तु या सेवा के मूल्यों को निर्धारित करने का काम कर रहे हैं। अरे आप मार्केट में जाते हो ना, भैया ये शर्ट इतने का नहीं है, नहीं नहीं सब्जी इतने में नहीं है, नहीं इतने में देना हो तो दो, कहेगा अच्छा चलो ना आपका ना हमारे, इतने में तय कर लेते हैं। इस तरीके से बात होती है ना, कि ना आपका और ना हमारा, चलो इतना आप ले लो, वो कहेगा अच्छा ठीक है चलो इतना आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, और आप जो प्रोडक्ट है या सर्विस उसको लेके जाइए। तो अब ऐसे में देखिए जो बार्गेन हो रहा है किसके बीच, क्रेता और विक्रेता के बीच, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, जो दोनों के बीच बार्गेनिंग हो रहा है उसमें पक्ष मजबूत किसका हो रहा है, विक्रेता का। वेरी गुड, जो बेच रहा होगा उसका पक्ष मजबूत है। क्यों, क्योंकि मार्केट में जो सामान है वो क्या है, कम है, और खरीदने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या यानी क्रेता की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो विक्रेता क्या कहेगा, ये नहीं तो ये खरीदेंगे, आप नहीं तो आप खरीदोगे, तो सोचेगा नहीं 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 ये हमारे पास अवसर है, ये उसके पास क्या होगा, अवसर होगा। कैसा अवसर, कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को बढ़ा दे। बिल्कुल, तो विक्रेता क्या करेगा, उसके दिमाग में तुरंत आएगा दिस इज द टाइम टू कैप्चर द मार्केट बाय द प्रॉफिट। ये उसके पास क्या होगा, एक अवसर होगा मार्केट से ज्यादा लाभ कमाने का। अब आप जाओगे कहोगे भैया इतने का दे दो, वो सोचेगा कि अभी तो लाइन लगा के लोग खड़े हैं उसी वस्तु को खरीदने के लिए, वो कहेगा नहीं भैया इतने में नहीं पड़ेगा, लेना हो तो लो नहीं तो जाओ, ऐसे बात करेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु कम है और खरीदने वालों की संख्या ज्यादा है। जैसे अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, इधर पिछले एक महीना की अगर हम बात करें तो पिछले महीने में आपने देखा एसी की बिक्री बढ़ गई थी, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा था
और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रहा था, तो मनमानी रूप से लोगों ने पैसे लेकर और एसी को सेल किया। अब यहां जो पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है वो क्रेता का नहीं है, बल्कि किसका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है? विक्रेता का। इसलिए ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? विक्रेता बाजार। सिंपली जहां पर पक्ष जिसका मजबूत होगा, मार्केट का स्वरूप वही निर्धारित कर रहा है, इसलिए मार्केट का निर्धारण भी उसी के नाम पर किया जाएगा। ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? सेलर्स मार्केट। ऐसे बाजार को क्या कहेंगे? सेलर्स मार्केट, विक्रेता बाजार। अब यहां पर विक्रेता क्या करेगा? मूल्यों को निर्धारित करेगा, मूल्यों को निर्धारित करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन का मूल्य मान लीजिए 50 रुपए हो, है ना? इस मूल्य का पेन 50 रुपए हो, और हम विक्रेता के रूप में इस पेन को रखकर बैठे, सेल करने के लिए बैठे। मेरे पास ये 10 पेन, खरीदने वालों की संख्या 20, खरीदने वालों की संख्या 20 हो। अब ये हमारे पास खरीदने वाले जो क्रेता होंगे पहुंचेंगे, बायर्स पहुंचेंगे, कहेंगे कितने का पेन है? हम कहेंगे 60 रुपए का। तो आप कहोगे नहीं 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 50 रुपए का देना हो तो दो। हमने देखा लाइन लंबी लगी है, पेन तो हमारे पास 10 ही पड़ा है और लाइन 20 लोगों का लगा है। हम कहेंगे नहीं नहीं इतने में तो नहीं हो पाएगा, 60 रुपए में लेना हो तो लो और नहीं तो चले जाओ। यही तो हम कहेंगे, 60 रुपए का खरीदना तो खरीदो और नहीं तो चले जाओ। अब देखिए 50 रुपए जहां मार्केट में आना था वहां कितना आ रहा है? 60 रुपए। यानी इसके बीच में डिफरेंस को अगर हम देखें तो कितने का हो रहा है? 10 रुपए। यानी 10 रुपए मार्केट में एक्स्ट्रा आ रहा है, 10 रुपए मार्केट में एक्स्ट्रा आ रहा है। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट विल बी इंक्रीज्ड बाय द डिमांड। मार्केट में जो पैसे यानी मुद्रा का प्रचलन है, फ्लो है, वो क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, लिक्विडिटी ऑफ मार्केट यानी तरलता जो है मुद्रा की वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। 50 रुपए की जगह मार्केट में कितना आ रहा है? 60 रुपए, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। और उसका निर्धारण कौन कर रहा है? विक्रेता कर रहा है, ना कि क्रेता। इसलिए ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? विक्रेता बाजार। अब जब फ्लो ऑफ money in the market will be increased, whenever the flow of money in the market will be increased, in that case यानी उस स्थिति में एक ऐसा सिचुएशन निकल के आता है जहां पर वस्तुओं या सेवाओं की जो कीमतें होती हैं बढ़ जाती हैं, और बढ़ने के कारण हम क्या कहते हैं? चीजें महंगी हो गई। सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं? चीजें महंगी हो गई हैं, यानी महंगाई क्या कहते हैं? बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। और इसी महंगाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। और अर्थशास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। सिंपली हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। महंगाई क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना। और वो किस लिए बढ़ रहा है? देखिए कहां बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? देखिए आपने यहां से देखा कि डिमांड, व्हेन द डिमांड इज मोर देन सप्लाई इन द मार्केट, इन दैट केस द बार्गेनिंग पावर इज अंडर द हैंड ऑफ सेलर। उस समय बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में होगा? सेलर के हाथ में। और उस समय जो विक्रेता होगा वो अपने अकॉर्डिंग वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण करेगा, जो सामान्यतः सिंपल जो रेट होगा उससे बढ़ाकर करेगा। अब ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या होंगी? बढ़ गई। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा विगत वर्षों में टमाटर के मूल्य, सेब के मूल्य, प्याज के मूल्य जो सबके घरों में प्रयोग होते हैं, दाल के मूल्य में वृद्धि आप देखते हैं कि सीजनल वाइज हो जाता है। उसके पीछे कई कारण है। देखिए इनका डिमांड लगातार मार्केट में बना रहता है। भाई आलू के बिना किसी के घर नहीं चलेगा, दाल के बिना किसी का घर नहीं चलेगा, दूध नमक के बिना किसी का घर नहीं चलता है। ये सब घरों की आवश्यकताएं, प्रत्येक की थाली में ये चीजें चाहिए होती। अब डिमांड बढ़ने के पीछे कारण क्या है? बहुत से कारण है। एक तो उत्पादन ना हो,
डिमांड लगातार बना रह जाए, उत्पादन कम हो तो मार्केट में वस्तुएं कम पहुंचेंगी, और डिमांड दूसरी तरफ बना हुआ तब भी कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। उत्पादन हुआ हो लेकिन स्टोर कर लिया गया हो, जिसे हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी कर लिया गया हो, ऐसे में भी मार्केट में वस्तुएं नहीं आ पाएंगी। तब भी डिमांड अगर एक तरफ बना हुआ तो सप्लाई होगा नहीं, और सप्लाई जब होगा नहीं तो कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। हम कहेंगे चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई हैं। या फिर उत्पादन ना हुआ हो, बाहर से भी हम आयात करने में सक्षम ना हो, बाहर से जैसे मान लीजिए आलू का दाम बढ़ गया, उत्पादन भी नहीं हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बाहर से हम आयात कर लें, विदेशों से आयात कर लें आलू का, और आलू आयात करके सब्सिडी देकर गवर्नमेंट क्या करे, मार्केट में आलू को पहुंचा दे। अब ऐसे में क्या होगा, लोग खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो रेट क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, जो कीमत होंगी वो क्या होंगी, नियंत्रित हो जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट को घाटा जरूर होगा, लेकिन जो पब्लिक स्तर यानी लोगों के स्तर पर देखा जाए तो जो डिमांड के कारण कीमतों में वृद्धि हो रही है वो नहीं होने पाएगी, और फिर सीजन में हम आलू का उत्पादन कर लें, सीजन में हम आलू का उत्पादन कर लें और फिर उसे मार्केट में पुनः ले आए। तो देखिए यहाँ पर जो विक्रेता बाजार है, यहाँ पर बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में है, विक्रेता के हाथ में। इसलिए ये क्या कर रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को बढ़ाकर महंगाई को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, और इसी महंगाई को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। लेकिन इस कंडीशन में देखिए इन्फ्लेशन जरूर हो रहा है, महंगाई जरूर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हो रही। अच्छी क्या हो रही है, यहाँ पर अच्छाई क्या है वो देखिए कि जब महंगाई होगा, इन्फ्लेशन यानी वो, हाँ कैसे होगा कि जो विक्रेता है ये सोचेगा कि 50 रुपए का वस्तु 60 रुपए में बिक रहा है, लाओ थोड़ा सा और सामान लेके आते हैं, थोड़ा सा और वस्तुओं के लेके आते हैं, अच्छा मौका है किसके लिए, कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करने का अच्छा मौका है। तो इसके लिए ये भी क्या करेगा, विक्रेता भी कंपनी से डिमांड करेगा, जिस कंपनी के गुड्स होंगे उनसे डिमांड करेगा कि भैया एक काम करो, हमको और प्रोडक्ट दे दो। जैसे भी बीच में एसी का हुआ था, सब डीलर्स के पास फोन कर रहे थे कि भैया आपके पास एसी है, 4 पीस हमको दे दो, 10 पीस हमको दे दो, क्योंकि मांगी कीमत मिल रही थी, जो भी चाह रहे थे वो कीमत उनको मिल रही थी। तो जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा विक्रेता भी क्या करेगा, बहुत तेजी से काम करेगा। तो ये कंपनी के पास फोन करेगा, कहेगा कि भैया एक काम करो, हमको इतने यूनिट जो भी गुड्स हैं वो और दे दो। कंपनी क्या करेगी, ऐसे में प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन यानी उत्पादन जब बढ़ेगा तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को तीव्र करने के लिए आवश्यकता किसकी होगी, श्रम की। किसकी आवश्यकता होगी, श्रम की। और श्रम अगर आवश्यकता पड़ी तो श्रम जब यहां से जुड़ेगा तो रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। एक तरफ देखिए महंगाई जो है वो किसको बढ़ा रहा है, रोजगार को। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्लस यानी पॉजिटिव, हाँ सकारात्मक भूमिका निभा रही है। अब देखिए यहीं से एमसीक्यूज बनेगा। मुद्रास्फीति के दौरान, मुद्रास्फीति के दौरान बाजार में, मुद्रास्फीति के दौरान बाजार में, पहला ऑप्शन उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन, पहला उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन महंगाई बढ़, मुद्रास्फीति दिया है, विक्रेता अधिक वस्तुओं का मांग करता है, तीसरा ऑप्शन मार्केट में यानी बाजार में मुद्रा जाने की दर कम हो जाती है, मुद्रा जाने की दर कम हो जाती है। 3 ऑप्शन दे दिया, अब फिर कोड बना दिया। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही। तो देखिए पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वही सही है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो बताइए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या बिना आप कॉन्सेप्ट करने में सक्षम हैं? नहीं, या तो रट के जाइए। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि विक्रेता बाजार का यह स्वरूप है जहां पर महंगाई बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं, ऐसे में श्रम बढ़ेगा,
श्रम बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। एक पॉइंट ये भी उठा के रख देगा कि मुद्रास्फीति के दौरान रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आप सोचोगे मुद्रास्फीति तो सही होता नहीं अर्थव्यवस्था के लिए, तो रोजगार तो कैसे बढ़ेगा, दिमाग में जनरली ये आएगा, जबकि होगा क्या, वो सही कह रहा है। इसी पे कई लॉज भी हैं अर्थशास्त्र में देखा जाए, फिलिप्स वक्र भी है, इसी पे काम किया गया है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की बात की गई कि व्हेन द प्राइस इज हाइक इन द मार्केट ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, इन दैट केस इफ कंपनी इज नॉट प्रोड्यूस द गुड, देन अगर एक तरफ प्राइस इंक्रीज होता है और दूसरी तरफ उसी के अनुपात में जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन नहीं करती हैं, और तीसरी तरफ डिमांड अगर मेंटेन है तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए देखिए, इसीलिए होता क्या है, देखिए यहां पे ये P1 है यानी प्राइस वन है मार्केट में किसी वस्तु और सेवा को लेकर, तो उसके संबंध में देखिए उत्पादन भी क्या है, क्वांटिटी भी क्या है, आउटपुट क्या है, एक पर ही है, उसी के समझ है। तो डिमांड क्या है, मेंटेन है, इसे आप कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, AD1। एग्रीगेट डिमांड है समग्र जो मांग है वो यहां पर जाकर खत्म हो जाता है। भाई जितना प्राइस बढ़ रहा है उसी की क्वांटिटी में अगर उत्पादन है तो डिमांड क्या है, एक लेवल पे जाके मेंटेन हो जाएगा। दूसरा P2 यानी मान लीजिए प्राइस बढ़ा दिया गया और उत्पादन भी क्या हो, बढ़ जाए, 2 पे चला जाए, P2 हुआ और उतनी मात्रा में हमने क्या किया, उत्पादन किया, तो डिमांड हमारा यहां पर भी क्या हुआ, मेंटेन रह गया, जिसे हम क्या कह दिए, एग्रीगेट डिमांड 2। इसी के साथ मान लीजिए P3 हो जाए, P3 में जो क्वांटिटी है वो भी मेंटेन रहे, तो अब डिमांड क्या है, देखिए A3 पे चला जाएगा, AD3 एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन इसी प्रकार से देखिए कि अगर प्राइस बढ़ता गया और उत्पादन भी होता गया तो डिमांड मेंटेन रह जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, मेंटेन रह जाएगा। डिमांड होता गया, हमने क्या किया, हम उत्पादन करते गए, प्राइस बढ़ने का कोई बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन ये तो वहां संभव है जहां पर श्रम की अधिकता हो, जैसे भारत, और भारत में स्पेशली हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ श्रम की अधिकता 24 करोड़ की जनसंख्या है, 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या, पूरे भारत में 65% युवा है। डेमोग्राफिक विंडो में देखा जाए तो लगभग 65% जनसंख्या भारत की क्या है, युवा है, यानी 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के बीच में, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे देश की जहां पर श्रम बल कम हो, जहां पर श्रम बल ही कम हो, जैसे कि जापान, जहां पर, या यूरोपियन कंट्रीज को ले लीजिए, जहां पर अधिकतम व्यक्ति कहां हो, वृद्धावस्था में, जहां पर अधिकतम व्यक्तियों की आयु वृद्धावस्था वाली आयु हो, 40+ हो, तो उनके अंदर तो काम करने की उतनी क्षमता होगी नहीं, है ना, उनके अंदर उतनी काम करने की क्षमता तो होगी नहीं। और हमारे देश में युवा की संख्या ज्यादा है, तो हमारे देश में उत्पादन के लिए जिस श्रम की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति तो आसानी से हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए यही डिमांड कहां पर हो, जापान में हो, जापान में हो रही हो, तो एक समय के बाद युवा की संख्या यानी श्रम की संख्या क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और जब युवा की संख्या, श्रम की संख्या समाप्त हो जाएगी तो हम क्वांटिटी बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है P4 हो जाए, प्राइस बढ़ जाए। डिमांड होगा तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। जैसे इन्फ्लेशन आप देखिए 1000% के आसपास पहुंच गया था, कहां पे, वेनेजुएला में, अरे 2017-18 की बात, कि लोग बोरी भर भर के पैसा लेके जाए और थोड़े से वस्तु को लेकर आए, है ना। When too much money chase too less goods, जब हम खूब ज्यादा पैसा लेकर जाएं और थोड़ी सी वस्तुएं प्राप्त करें तो वही क्या है, महंगाई।
वही क्या है, मुद्रास्फीति। जब ज्यादा पैसा कम वस्तुओं की पीछा करती हूं तो वही क्या है, मुद्रास्फीति है। तो यहां पर देखिए P4 हो जाएगा, प्राइस तो बढ़ जाएगा लेकिन क्वांटिटी यानी उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और दूसरी तरफ डिमांड क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, यानी इस लेवल पे पहुंच जाएगा, इस लेवल पे हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पे ये जो है AD4 पर जब हम पहुंच रहे हैं तो AD4 पर क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, यानी हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, डिमांड क्या है, बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ने के साथ लोग मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार हैं, तो प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसके बीच में यहां पर देखेंगे आप ये गैप उत्पन्न हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, गैप उत्पन्न हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, जो डिमांड है, प्राइस है, और जो उत्पादन। डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस में तो वृद्धि हो रही लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही, और ये जो उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही एक अंतराल यानी एक गैप को उत्पन्न कर रहा है, गैप, इसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। यही फिलिप्स का सिद्धांत है, यही वक्र है जिसके माध्यम से उन्होंने चीजों को समझाया। तो अब इस वक्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहीं से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, यहीं से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं मुद्रास्फीति कीमत एवं डिमांड के बीच निम्न संबंध पाए जाते हैं। पहला प्राइस बढ़ने के साथ उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी या निरंतर रूप से वृद्धि होती रहेगी। दोनों में देखिए डिफरेंस है, दो सेंटेंस है, दोनों में डिफरेंस है। निरंतर रूप से वृद्धि होती रहेगी, अगर ये लिखा हुआ तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मैंने बताया क्या कि जहां पर श्रम खत्म हो जाएगा वहां निरंतरता टूट जाएगी, श्रम खत्म, निरंतरता खत्म, एक लेवल तक सहने की क्षमता होगी। तो यहां पर अगर ये कह रहा निरंतर रूप से होगा तो शब्दों पर बड़ा फोकस करना होता है। अगर आप शब्द पे ध्यान नहीं दिए तो आप तो मार के चले आओगे कि हाँ बिल्कुल सही है, सर ने बताया था सही है, लेकिन सर ने ये भी बताया था साथ में कि निरंतरता जैसे शब्द का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो क्वेश्चन सही नहीं होगा, ये याद नहीं रहेगा। तो वहां पर आपको काम क्या आने वाला है, ये सिद्धांत, ये जो मैप है आपका, ये जो ग्राफ से आपने समझा है, ये आपको वहां पर ध्यान अगर आप दे देंगे तो आप समझ जाएंगे कि Q3 तक तो हम गए, यहाँ P4 हुआ लेकिन Q4 नहीं हुआ, क्वांटिटी यहाँ पर नहीं बढ़ती है, इसलिए गैप उत्पन्न होता है, यानी दोनों के बीच संबंध एक समय के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्पेशली ऐसे देश जहां पर श्रम का अभाव है, ऐसे देश जहां पर श्रम का अभाव। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ तो रही है, मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साथ अच्छी बात यह है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रोजगार भी बढ़ेगी, और अगर रोजगार बढ़ रहा है तो ये अच्छा साइन, अच्छा इंडिकेशन है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और अगर किसी देश में प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस देश का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम भी बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को ही मेजर करता है। अगर जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही राष्ट्रीय आय बढ़ने की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी, है ना। इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट, किसी का कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट जो मार्केट है जहां पर डिमांड इज क्या है, लेस देन सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, डिमांड कम है, और सप्लाई क्या है, ज्यादा है ना, सप्लाई ज्यादा है। अब ऐसे बाजार को आप देखिए, जो पहला आपने देखा मार्केट के स्वरूप को, उसी का जस्ट अपोजिट हो गया है। यहां पर डिमांड कम है यानी खरीदने वालों की संख्या कम है, हाँ, यहाँ विक्रेता क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वस्तुओं और सेवाओं की संख्या क्या होंगी, ज्यादा होंगी, लेकिन उसके खरीदार कम होंगे, क्रेता कम होंगे। तब बताइए यहाँ, अब आप लोग बताइए, समझ गए ये कॉन्सेप्ट? बार्गेनिंग पावर, बार्गेन करने की क्षमता किसके हाथ में अधिक होगी,
क्रेता के हाथ में। किसके हाथ में? क्रेता के हाथ में। और यही कारण इसे क्या कहेंगे? बायर्स मार्केट। क्या कहेंगे? बायर्स मार्केट, क्रेता बाजार। क्योंकि यहां अब मूल्यों का निर्धारण कौन करेगा? क्रेता करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमें किसी वस्तु को खरीदना है, आप लोग विक्रेता हैं, सभी लोग एक ही प्रोडक्ट को रखकर बैठे, तो हम जाएंगे तो देखेंगे पहले, भैया ये सामान है, आप बोलोगे हाँ, कितने का है, आप बताओगे इतने का, आपके पास भी पहुंचे, आपके इतने का। देखेंगे जहां बेस्ट प्राइस होगा, सबसे कम रेट में जहां मिलेगा, वहां से हम खरीदारी कर लेंगे। विक्रेता को इसमें हानि होगा। कैसे हानि होगा? मान लीजिए मैं 20 प्रोडक्ट रखकर बैठा हूं और उसको खरीदने के लिए मार्केट में एक भी कस्टमर नहीं है, या एक दो कस्टमर कहीं आ रहे, तो विक्रेता हमेशा ये चाहता है कि उसकी पूंजी खाली हो जाए, और वो पूंजी से पूंजी बनाना चाहेगा। जब तक पूंजी उसकी खाली नहीं होगी, नया प्रोडक्ट ला नहीं पाएगा, और नया प्रोडक्ट नहीं आएगा तो उसका लाभ भी जनरेट नहीं हो पाएगा। ऐसे में चाहेगा कि ठीक है चलो 2 रुपए कम करके बेचो, दूसरा प्रोडक्ट लाएंगे वो जिसकी डिमांड मार्केट में। तो ऐसे में जो 50 रुपए का प्रोडक्ट है, इसे ये कम करके बेच रहा है कितने में? 40 रुपए में। यानी यहां जो गैप आ रहा है 10 रुपए का, लेकिन यहां फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट विल बी डिक्रीज, कम हो रहा है। पैसा जितना जाना चाहिए था मार्केट में उतना नहीं जा रहा है, बल्कि उससे कम जा रहा है, 10 रुपए कम जा रहा है। अगर 10 रुपए कम जा रहा है तो हम कहेंगे फ्लो ऑफ मनी मार्केट में क्या हुआ? कम, तरलता कम हो रही है। और जब कभी मार्केट में तरलता कम होती है, फ्लो ऑफ मनी कम होता है, यानी मुद्रा कम आती है, तो ऐसे में मंदी की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मंदी। इंग्लिश में कहते हैं वेरी गुड, रिसेशन। जिसे हम क्या कहते हैं? रिसेशन, मंदी, है ना। मंदी किसी भी रूप में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जस्ट अपोजिट होगा। मार्केट में डिमांड है नहीं, डिमांड क्या है नहीं, या कम है या है ही नहीं, खत्म है। तो ऐसे में जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन को बैन कर देंगी, प्रोडक्शन ही नहीं करेंगी। प्रोडक्शन क्या होगा? बैन हो जाएगा। भाई हम पहले ही 1000 यूनिट प्रोडक्ट बनाकर रखे हैं और मार्केट में उसे खरीदने वाले 100 लोग भी नहीं है। इन दैट केस हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन पर रोक लगा देंगे। कब तक? जब तक कि मार्केट में डिमांड रिक्रिएट नहीं हो जाता है, डिमांड फिर से नहीं बढ़ जाता है, तब तक हम मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तब देखिए, आपने देखा होगा ऐसे केसेस में जब मार्केट में डिमांड कम होने लगता है तो सीजन के अंत में कंपनियों द्वारा सेल लगाया जाता है। आप लोग इंतजार भी करते होंगे कि सेल लगे तब चल के खरीदारी करें, करते नहीं करते? क्यों? उसके पीछे 2 कारण होते हैं। कंपनियों के सेल लगाने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि मार्केट में उनकी वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड क्या हो, लगातार बने रहे, क्योंकि वो शुरू में जब प्रोडक्ट निकाले तो वो लाभ कमा चुके हैं। अब उन्हें कंपनी को रन करने के लिए उतना मुद्रा चाहिए, उतनी इनकम चाहिए जिससे कि कंपनी क्या रहे? मेंटेन रहे। तो यहां पर प्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं? सेल जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दूसरा, मार्केट का नेचर होता है। नेचर कैसा? कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ढल जाना। और कंज्यूमर का नेचर क्या होता है? चेंज का। और चेंज कंज्यूमर में इसलिए होता है क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है, उससे कोई बच तो पाया नहीं। हम आज एक शर्ट पहनेंगे, कल सोचेंगे दूसरा पहने, परसों से सोचेंगे तीसरा पहने। आज बाइक से चलेंगे तो साइकिल से, फिर सोचेंगे बाइक मिल जाए, फिर सोचेंगे कार मिल जाए, फिर कारों में भी सोचेंगे जैसे इनकम होता जाएगा वैसे ही। या एक ही प्रोडक्ट, जैसे मार्केट में मान लीजिए साबुन, साबुन का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। अब उस साबुन का प्रयोग हम लगातार नहीं करते, कुछ दिन एक साबुन का इस्तेमाल किए, फिर दूसरे साबुन का। हम क्यों? इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो दूसरा भी ट्राई करके देखा जाए। एक ट्राई करने का जो नेचर होता है उपभोक्ता का, वो बड़ा ही जटिल होता है। इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं कि एक टाइम के बाद अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाती हैं। एक टाइम के बाद कुछ चेंजेस लाती हैं।
कि फला खुशबू में साबुन अब फला खुशबू के साथ, है ना। नया हीरो होंडा स्प्लेंडर इतने माइलेज के साथ, इसमें डिजिटल मीटर, फला फला या एलॉय व्हील, ये सब चीजें क्या है कि देखने में अच्छा लगे, कंज्यूमर के पॉकेट पे भी बहुत ज्यादा लोड न पड़े, और अगर पड़ता है तो दैट विल बी वैल्यू, दैट विल फॉर वैल्यू ऑफ मनी, वो वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, पैसे खर्च करेंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, और अगर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट का जो सर्किल है, जो चक्र है, इकोनॉमी का जो सर्किल है, चक्र है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर वो चक्र रुक गया तो जिसके पास पैसा उसी के पास रखा रह जाएगा, दूसरे के पास पैसा पहुंच नहीं पाएगा। तो एक समय का धनी जो गरीब हो जाता है, दूसरे समय का गरीब जो धनी हो जाता है, ये प्रक्रिया फिर नहीं होगी। जो धनी रहेगा वो धनी रहेगा, जो गरीब रहेगा गरीब ही रह जाएगा। ये चक्र की वजह से, जो हमारी इकोनॉमिक सर्किल है, उसकी वजह से चीजें क्या हो रहती है, मेंटेन रहती हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन को मेंटेन करना है तो प्राइस को कम कर दिया जाए। वो देखिए सेल के रूप में प्राइस को कम करके कॉम्बो ऑफर कर दिया जाता है, एक पिज्जा के साथ 2 पिज्जा फ्री, नहीं 2 पिज्जा के साथ 1 पिज्जा फ्री, 2 शर्ट खरीदे 2 फ्री, है ना। तो सेल लगा दिया जाता है या फिर प्रोडक्ट में चेंजेस कर दिया जाता है। किस लिए, किस लिए, ताकि जो डिमांड है उसे रिक्रिएट किया जा सके। और तीसरा ऑप्शन ये होता है डायरेक्ट, जैसे सेल है, सेल में तो हम वस्तुओं के मूल्यों को, यानी वस्तुओं को बढ़ा देते हैं, मूल्यों में हम परिवर्तन नहीं करते, सेम रहता है। जैसे मान लीजिए 999 रुपए की प्रोडक्ट है, तो 999 का हम दूसरा प्रोडक्ट उसके साथ दे दिए, तो रेट में चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जगह क्या किया जा सकता है कि जो रेट है उसी को ही चेंज कर दिया जाए, कि नहीं 999 का जो प्रोडक्ट है वो हम 500 रुपए में, 499 में देंगे। तो यहां हमने कीमत को ही क्या किया, डायरेक्ट कम कर दिया। लेकिन दूसरी जगह देखिए कीमत को, सेल में कीमत कम नहीं होती, बल्कि उसके साथ ऑफर दे दिया जाता है, और दूसरा सेल इस प्रकार से कि कीमत कम करके कर दिया जाए, है ना। तो यहां पर प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए इन गतिविधियों को कंपनियों के द्वारा अपनाया जाता है। तो अब क्वेश्चन देखिए यहां से भी बन जाएगा कि उत्पादन को, रिसेशन के दौरान उत्पादन को, यानी मंदी के दौरान उत्पादन को मेंटेन करने के लिए कंपनियों के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को अपनाया जाता है ना। उसमें ये ऑप्शन उठा के रख देगा, कोड दे देगा, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन या तो आप रट के जाइए, और रट के मेरा दावा कि आप नहीं कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, जरूर कहीं ना कहीं एक जगह आप गलत करके चले आओगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चीजों को क्लियर करके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है, तो चाहे जहां से जैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछेगा, आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर करके चले आओगे। ठीक, तो यहाँ रिसेशन यानी मंदी होगा, और मंदी में मार्केट में पैसा कम आता है। जब पैसा कम आएगा तो प्रोडक्शन होगा नहीं, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन ना होने के कारण श्रम क्या किया जाएगा, श्रम को बाहर किया जाएगा, रिट्रेंच किया जाएगा लोगों को। कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को बाहर कर देंगी, निकाल देती हैं। और ऐसे में अगर श्रम बाहर होता है, श्रम बाहर होता है तो बेरोजगारी क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। इसीलिए देखिए कि जब कभी भी मंदी होती है तो तुरंत जो गवर्नमेंट एक्शन में आ जाती है, गवर्नमेंट डरने लगती है, लोग डरने लगते हैं कि नौकरियां चली जाएंगी, अब क्या किया जाएगा। और 2008 की मंदी याद करिए, अमेरिका की, अमेरिका से मंदी का प्रभाव शुरू होता है, उसमें लगभग पूरा विश्व उस चपेट में आता है। बड़े बड़े लोग जो यहाँ से जाकर जो वहां पर अच्छी कंपनियों में लोग काम कर रहे थे, सबको वापस भेज दिया। कई लोग वापस आए, कई लोग आत्महत्या कर लिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लोग मेंटेन कर चुके थे। जो 2 लाख 4 लाख रुपए मंथली पैकेज पे, मतलब मंथली जिनका इनकम था, उन्हें कहा गया, कह दिया जाए कि अचानक से अब आपको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। सोचिए क्या होगा, क्या स्थिति होगा। जो 1 लाख 2 लाख रुपए की ईएमआई बनवा के रखा है, वो कहाँ से देगा पैसा। इसलिए जब कभी भी मंदी की स्थिति होती है तो उस दौरान गवर्नमेंट भी बहुत डरी और सहमी रहती है, जल्दी जल्दी उपाय करना शुरू करते हैं। उससे पहले उपाय करना हालांकि गवर्नमेंट शुरू कर देती कि मंदी आने ही ना पाए। और अगर किन्हीं कारणवश इस पे कंट्रोल नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। और अर्थव्यवस्था की स्थिति अगर खराब होती है
तो जिस देश की अर्थव्यवस्था है उस देश के नागरिकों पर, वहां पर रहने वाले लोगों पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई पड़ता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, किसी भी सरकार का कोई दोष फिर नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग डिसाइड विद द डिमांड एंड सप्लाई। इसीलिए कहा जाता है आपकी जेब में पैसा तो खर्च करिए, पैसे को रोटेट करिए। हाँ, रोटेट करिए। इसीलिए कहा जाता है इन्वेस्ट करिए। आप कहीं जमा करके रख दोगे उसका रिटर्न कम होगा, लेकिन अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न ज्यादा होगा, लेकिन रिटर्न के साथ उसमें रिस्क भी होता है। हाँ, रिक्रिएट कर सकते हो नई चीजें, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके 4 लोगों के घर में रोटी दे सकते हो, रोजगार डेवलप कर सकते हो। अभी हम बताएंगे, जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो उसमें बताएंगे कैसे चीजें बेहतर होती हैं, कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। ये समझ में आ गया इतना? यहां तक कोई डाउट? किसी कोई डाउट? अब देखिए तीसरा जो मार्केट है, जहां डिमांड क्या है, सप्लाई के बराबर है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जितने का डिमांड है उतना ही सप्लाई है। कितनी अच्छी बात है ना? तो यहां अगर 50 रुपए का वस्तु है तो उसके लिए भी करेगा, तो कहेगा क्या? वैल्यू फॉर मनी। सब कुछ क्या होगा? सही होगा। और ऐसे बाजार को कहते हैं फुल कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार। और ऐसे बाजार की संकल्पना विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में की जाती है। विभिन्न देश यही चाहते हैं, इवन हमारा भारत भी यही चाहता है कि हमारा मार्केट जो है उसका स्वरूप कैसा हो? फुल कॉम्पिटिटिव, जहां पर डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो? सप्लाई हो, है ना? अगर डिमांड बढ़ता है, सप्लाई भी हम क्या करें? बढ़ा दें, ताकि प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज या हाइक न करनी पड़े, है ना? लेकिन ये एक आदर्श मार्केट है, हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अपनी एक साइकिल होती है, ये इकोनॉमिक साइकिल जिसे हम कहते हैं, कि जो कभी टॉप पर होगी यानी हाइक कर जाएगी और कभी कहाँ होगी? लो पर होगी, एकदम नीचे बॉटम पे, कभी टॉप कभी बॉटम, है ना? ऐसी स्थिति में आप कहोगे इन्फ्लेशन की स्थिति है, ऐसे में क्या कहोगे? रिसेशन की स्थिति है। तो कभी इन्फ्लेशन कभी रिसेशन, जबकि होना क्या चाहिए? यहाँ बीच में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बीच की स्थिति है। तो कभी भी अर्थव्यवस्था इस बीच की स्थिति में होती नहीं, बल्कि होके गुजरती है। मार्केट में कभी इन्फ्लेशन होगा, कभी महंगाई होगा, तो आप देखेंगे कभी मंदी होगी। दोनों स्थितियों से मार्केट गुजरती रहती है। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि एकदम यहां तक पहुंचने नहीं पाती, इसके पहले ही गवर्नमेंट कोई ना कोई उपाय कर लेती है। और उपाय भी कैसा होगा? वो जो हमने बताया कि जो बैंकिंग आपने देखा ना, बैंकिंग सेक्टर, इसी बैंकिंग सेक्टर में आपका एक बैंक है जिसे बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कहते हैं। उसका क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना? इसके द्वारा उपाय अपनाकर मार्केट को मेंटेन करने का प्रयत्न किया जाता है। और दूसरा उपाय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड्स पे जो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है ना, राजकोषीय नीति जिसे कहते हैं, उसका पार्ट होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कैसे? मान लीजिए आपके घर में कोई समस्या आ जाए, सिंपली आपके घर में कोई समस्या आ जाए, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए, घर में पैसे ना हो और डिमांड मेंटेन रहे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी डिमांड में होगा उसे आप काट सकते हो, लेकिन प्रत्येक चीज को तो नहीं काट सकते हो ना। हो सकता है कि एक कपड़ा आप कम खरीदोगे, हो सकता है बाइक खरीदने वाले थे, कार खरीदने वाले थे, आप नहीं खरीदोगे, लेकिन घर को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हो। कोई गेस्ट आ गया, उसे आप भगा नहीं सकते हो कि नहीं भैया इस समय बड़ी खराब स्थिति में। ये अलग बात है कि गेस्ट ये समझ ले, सोच ले कि नहीं अभी नहीं चलना चाहिए, स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ गेस कर ले इस तरीके से, तो अलग मैटर है। लेकिन अगर वो आ गया तो क्या आप ये कहते हो कि नहीं भैया स्थिति बड़ी खराब, आप चले जाओ, उसके लिए पनीर आप लेके आओगे। अब पनीर महंगी है, सस्ती है, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। और जैसे आप पनीर खरीदने जाओगे, एक गेस्ट आया, पनीर खरीद के लाओगे तो उसके साथ मसाला भी आपको चाहिए होगा, यानी आपका जो बजट है वो बजट क्या हो गया? बढ़ गया। अब उस बजट को मेंटेन करने में पिछले 4 दिन, मतलब अगले 4 दिन आप क्या करोगे? रूखी सूखी खाओगे,
तब आपका बजट क्या होगा, मेंटेन होगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि अपने उस घर के बजट को मेंटेन करने के लिए आप किसी से उधार ले लीजिए, है ना, आप पड़ोसी से उधार ले लीजिए कि भैया एक काम करो, हमारे दामाद जी आए हैं, एक काम करिए, हमको कुछ पैसे उधार दे दीजिए, जैसे स्थिति मेरी सही होगी या जैसे हमको सैलरी मिलेगा हम आपको वापस कर देंगे। तो आप क्या किए, उससे 1000-2000 रुपया उधार लेके आए, नमाजी की सेवा की, दमाजी चले गए, आप घाटे में जरूर हैं। आप घाटे में क्यों? क्योंकि आपने ऋण लिया। आपकी जो स्थिति क्या है, घाटे की स्थिति है, आपने ऋण लिया। जब आपकी स्थिति मजबूत हुई आपने अपना कर्ज अदा कर दिया। तो गवर्नमेंट भी सेम यही काम करती है। जब कभी अर्थव्यवस्था की स्थिति हमारी खराब होती है तो उस कंडीशन में वो ऋण लेकर अर्थव्यवस्था को सही करने का प्रयत्न करती है। और वो ऋण कहां से होगा, आंतरिक स्तर पे होगा और बाह्य स्तर पर भी होता है। केंद्र सरकार से लेती है, बिल्कुल सही है। वो तो चैरिटेबल काम करते हैं, उनका अलग होता है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन ऋण क्या है, ऋण आपकी लायबिलिटी है, लेकिन चैरिटी में किया गया काम लायबिलिटी नहीं है, वापस नहीं करना। किसी ने आपको अनुदान, जिसे ग्रांट्स कहते हैं, वो दे दिया गया, वो आपका लायबिलिटी नहीं है, हाँ, उसे वापस नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी से ऋण लेते हैं, डेप्ट जिसे कहते हैं, तो आपकी लायबिलिटी है, उसे आपको चुकता करना है। और फ्री में तो ऋण मिलेगा नहीं, वो शर्त के साथ मिलेगा। टाइड डेप्ट कहते हैं जिसे, यानी कंडीशनल डेप्ट कहते हैं, जिसपे आपको ब्याज चुकता करना पड़ता है। और जानते हैं भारत सरकार अभी 1 रुपए का बजट जो बनाती है, अभी पहले आप पूरी इकोनॉमी समझ लीजिए, फिर बजट पे तब हम चर्चा करेंगे, जब इकोनॉमी की समझ आपकी विकसित हो जाए। क्योंकि अभी अगर हम बजट की बात करना शुरू कर देंगे तो ऊपर से जाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत से टेक्नोलॉजी से आप परिचित है ही नहीं, बहुत सी चीजों के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं। जो 1 रुपया गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, उस 1 रुपये में अभी 18 पैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, हमारी अपनी भारत सरकार इंटरेस्ट पे करती है। यानी 1 रुपये का 18 पैसा का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट का जितना इनकम है और जितना एक्सपेंडिचर, जितना खर्च करती है, आप कह सकते हैं उसका 18% किस रूप में जा रहा है, केवल इंटरेस्ट पे के रूप में। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट कितना है ना। उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, बिना डेप्ट लिए काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्थिति को हमें सही करना है। यहाँ इस स्थिति में पहुंचने ना पाए कि देश की इकोनॉमी पूरी की पूरी खत्म हो जाए, लोग बेहाल हो जाए, बदहाल हो जाए। ऐसी स्थिति में पहुंचने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन ले लेती है। तो पहला एक्शन किसके माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से। और आरबीआई कैसे काम करती है वो हम बैंकिंग जब होगा तब उसमें देखेंगे। यहाँ मौद्रिक नीति आप कह सकते हैं, मौद्रिक नीति के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, ऐसे कंडीशंस पे रोक लगाने काम करती है। और दूसरा, गवर्नमेंट के एंड्स पे काम किया जाता है। और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ऋण लेकर। अगर उसके खजाने में पैसा है तो ठीक है, उसके पास राजस्व है तो ठीक है, वहां से एक्सपेंस करेगा। लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इन दैट केस वो क्या करेगा, ऋण लेगा, डेप्ट लेगा। और इस डेप्ट को लेकर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा देती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, जिसमें स्पेशली आप देखें पब्लिक एक्सपेंडिचर में राजस्व व्यय, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे क्या करेगी, बढ़ा देगी। कैसे, इसमें सबसे बड़ी चीज होगी जो बढ़ाती है वो होगी सब्सिडी। सब्सिडी को बढ़ा देगी। जैसे मान लीजिए प्याज का रेट महंगा हो गया, अब गवर्नमेंट ने ऋण लिया, ऋण लेकर बाहर से उसने आयात कर लिया, यानी इंपोर्ट कर लिया। किसका, ओनियन का, प्याज का। और मान लीजिए इसे गवर्नमेंट को बाहर से जो प्याज मिल रहा है वो 50 रुपए केजी मिल रहा है, 50 रुपए केजी मिल रहा है ना। और मार्केट में जो रेट बढ़ा है वो कितना पहुंच गया है, 100 रुपए केजी। लेकिन मार्केट में प्याज है ही नहीं है, पैसा ज्यादा जा रहा है, महंगाई क्या होगी, बढ़ गई। आम जन की जो स्थिति है, उनकी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से बदहाल है, बेहाल है। और लोक कल्याण, चूंकि वी आर द वेलफेयर स्टेट, भारत क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है, लोगों का कल्याण करना उसका उत्तरदायित्व। ऐसे में
100 रुपए में जो प्याज बिक रहा है, इस पे कंट्रोल करने के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए क्या करिए, बाहर से 50 रुपए का प्याज मंगाएगी, बाहर से 50 रुपए का प्याज मंगाएगी, या हो सकता है कि 100 रुपए का ही प्याज मंगा ले बाहर से, और मार्केट में जो रेट चल रहा हो वो कितना रहा हो, 40 रुपए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 60 रुपीज का सब्सिडी दे देगी, 60 रुपीज का सब्सिडी दे दी, और मार्केट में जो प्याज बिकना शुरू हो जाएगा कितने का, 40 रुपए का। तो जो लोगों की जेब से 60 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा था वो बचना, वो सब्सिडी में। अब देखिए यहां हमें समझ में नहीं आता है, आम जन को समझ में नहीं आता है कि सस्ता कैसे हुआ, यहाँ घाटा किसको हो रहा है, ये 60 रुपया गवर्नमेंट का, और घाटा कैसे हो रहा है, यहाँ से डेप्ट लिया है उसने, डेप्ट लेके क्या किया, बाहर से सामान को मंगाया, जिस सामान की डिमांड हो रही थी, जिस सामान के लिए आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा था, उसकी आपूर्ति आपको करे, और फिर जब धीरे धीरे स्थिति सही होगी, गवर्नमेंट इसीलिए करेगी क्या, फिर जैसे स्थिति सही होगी इस राजस्व को बढ़ाने के लिए टैक्स क्या करती है, बढ़ा देती है, और जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा जनता चिल्लानी शुरू कर देगी, अरे बेकार है, ऐसा है वैसा है, देखो टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन जब यहां पर सब्सिडी देकर गवर्नमेंट चीजों को मेंटेन करती है तो वहां पर कोई ये नहीं बोलता है कि हाँ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। तो ये क्या है, बैलेंसिंग नेचर होता है किसका, गवर्नमेंट का। ये जो पॉलिसीज है ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है जो पब्लिक फाइनेंस के रूप में जानी जाती है, यानी लोक वित्त के रूप में जानी जाती है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल नहीं फिजिकल, FIS फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, राजकोषीय नीति, हिंदी में क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति। इनके माध्यम से गवर्नमेंट उपाय अपनाकर ये जो मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, इससे देश को बाहर निकालने का प्रयत्न करती है, ताकि आसानी से हम क्या करें, इस स्थिति से बाहर निकलकर डिमांड और सप्लाई जैसे मार्केट, यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जो मार्केट कॉन्सेप्ट है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार का जो कॉन्सेप्ट है उसे मेंटेन किया जा सके, और मंदी या फिर मुद्रास्फीति जैसी स्थिति से देश को बाहर निकाला जा सके। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जल्दी होता ना, मैंने बताया ना कि मार्केट, मैंने ये चीज बताया, देखिए अभी जो मैंने ये साइकिल बताया था, हाँ हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आइडियल स्थिति में हमारी अपनी जो अर्थव्यवस्था मेंटेन रहे, हाँ तो आएगी, जैसे यहां से जब उठेगी तो यहाँ पहुंचेगी बीच में, फिर ऊपर चली जाएगी, तो आप कह सकते हैं इतनी स्थिति ले लीजिए ऊपर नीचे की, ये चलता रहेगा, कभी आप अप पे होंगे कभी डाउन पे होंगे, और अप और डाउन की स्थिति में आप बीच में पहुंचेंगे जरूर, है ना, बीच में पहुंचेंगे जरूर। जैसे यहां से कहा जाए गोमती नगर आपको जाना है तो बिना कपूरथला चौराहा अगर एक ही रास्ता हो तो बिना उसे पास किए आप गोमती नगर नहीं पहुंच सकते, पहुंच जाएंगे। तो वही चीज है यहाँ पर भी कि यहाँ से आप डाउन हुए तो यहाँ बीच की स्थिति में पहुंचे, फिर नीचे गए और नीचे से फिर ऊपर उठेंगे तो फिर बीच की स्थिति में पहुंचेंगे, जो एक आइडियल सिचुएशन है। और एक आइडियल सिचुएशन पे हम हमेशा नहीं रह पाते, है ना, अप एंड डाउन लगा रहता है। अगर अप एंड डाउन ना हो तो हमारी लाइफ भी स्थिर हो जाएगी। अप एंड डाउन अगर नहीं होगा तो लाइफ भी हमारी स्थिर हो जाएगी, फिर एक ही बराबर सब लोग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में तो कार्य करने की आप कह सकते हैं लोगों की क्षमता खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, है ना, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक, और कोई डाउट? कोई डाउट अगर आप लोग का हुआ करे तो बिना किसी हेजिटेशन के आप तुरंत पूछा करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे एक तरफ तो इन्फ्लेशन दिखाई पड़ता है ना, और दूसरी तरफ क्या है, रिसेशन। इन्फ्लेशन है, रिसेशन, ये दो शब्द से आप परिचित हुए, डिमांड और सप्लाई, मार्केट का स्वरूप, है ना, मार्केट के स्वरूप में कैसी कैसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं,
उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से उपाय अपनाते हैं, कैसे उपाय अपनाते हैं, ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया है। इसमें और डिटेल में हम चलेंगे जब मुद्रा और बैंकिंग देखेंगे, मौद्रिक नीति को देखेंगे, तो वहां कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। जैसे दो उपाय होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, आरबीआई जो अपनाती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आप देखेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, है ना, एमसीएलआर है, बैंक रेट होता है ना, या ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ऐसी गतिविधियों को अपनाकर वो जो ब्याज दर होता है उसे नियंत्रित करता है, और ब्याज दर या तो बढ़ाएगा, हाई डिमांड, हाई जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हाई कर दिया जाएगा, जब लो डिमांड होगा तो इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया जाएगा, लो कर दिया जाएगा। ये किसके माध्यम से होगा, आरबीआई के माध्यम से। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जहां पर हमने बताया कि स्पेशली जो सबसे बड़ा टूल्स होता है गवर्नमेंट का वो क्या होगा, या तो पैसा छाप दिया जाए, अधिक मुद्रा छाप दिया जाए और मार्केट में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो प्रत्येक परिस्थिति में संभव नहीं है, प्रत्येक परिस्थिति में संभव नहीं है। तो दूसरी जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या है कि ऋण ले लिया जाए। ऋण कैसा, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए सिंपली, सामान्य रूप से किसी अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान निम्न उपाय अपनाए जाते हैं, ठीक है, निम्न उपाय अपनाए जाते हैं। पहला उपाय मार्केट से मुद्रा का प्रचलन, मार्केट में मुद्रा के प्रचलन को कम किया जाता है, कम करके या कम किया जाता है, ठीक है, ऑब्लिक कर दीजिए, कम करके या किया जाता है। दूसरा, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति में के माध्यम से मुद्रा का प्रचलन बढ़ाया जाता है, या मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा का प्रचलन बढ़ाया जाता है। तीसरा उपाय सेविंग को बढ़ाया जाता है, सेविंग को बढ़ाया जाता है। चौथा उपाय व्यक्तियों से, यानी जनता से कह लीजिए या लोग से, ठीक, व्यक्तियों से अधिक व्यय करने की अपील की जाती है, लो व्यय यानी कम व्यय करने की अपील की जाती है। ऑप्शन बताइए कौन सा, ए बी सी डी, ये ऑप्शन बी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहां पर अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। अब देखिए, इन्फ्लेशन और रिसेशन, मुद्रास्फीति और मंदी, दो शब्द से आप परिचित हुए, जो एक समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, एक समस्या के रूप में जानी जाती है। यानी मुद्रास्फीति भी बहुत सही नहीं है। अगर हाईली इन्फ्लेटेड कंट्री है, इन्फ्लेशन ज्यादा, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा कीमत बहुत कम वस्तुओं का पीछा करे तो सही नहीं। आप बोरा भर के लेके जाइए, एक पैकेट दूध लेके आइए, बोरी में रुपया भर के, बैग में रुपया भर के लेके जाइए, और एक पैकेट दूध या ब्रेड का पैकेट लेके आइए, ये सही है? नहीं। इसे अगर हाईली इन्फ्लेशन है किसी कंट्रीज में तो भी अच्छा नहीं है, और रिसेशन तो मैंने बताया कि वैसे भी अच्छा नहीं होता है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए संकट, आप कह सकते हैं समस्या है, प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो इनका समाधान भी होना चाहिए, प्रॉब्लम है तो इनका समाधान होना चाहिए। समाधान मैंने बताया कैसे कैसे किया जाता है। अब बताते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल कैसे हम शुरू से इस चीज को हैंडल करते आए। इसे समझने से पहले कुछ शब्द हैं उसे समझ लीजिए। जैसे हमने कहा डिमांड, डिमांड तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या होता है। हमने कहा आवश्यकता यानी नीड्स, आपकी क्या आवश्यकता, और एक है आपकी विश यानी इच्छा। तीन शब्द हैं, पहला कह लीजिए नीड यानी आवश्यकता, दूसरा आप कह लीजिए इच्छा, और तीसरा डिमांड। तीनों शब्द में डिफरेंसेस क्या, कोशिश करिए। चलिए सबसे पहले बताइए नीड। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हाँ बिल्कुल, जो अपरिहार्य है, जिसके बिना काम ना चलता हो, जिसके बिना जीवन यापन संभव
ना हो। ठीक है, जैसे आप सिंपली कह सकते हैं इसमें कहा जाता है रोटी कपड़ा और क्या है, मकान। मूवी भी है रोटी कपड़ा मकान, एक मूवी बनी थी। रोटी कपड़ा मकान के बिना जीवन संभव है? पहले सबसे तो रोटी चाहिए। रोटी अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो हम किसके बारे में सोचेंगे कि चलो एक कपड़ा है तो एक और ले लेते, है ना। अगर रोटी की आपूर्ति नहीं हो पा रही तो हम एक ही कपड़े में हो सकता है काम चला लें, और इन दोनों की आपूर्ति जब हो जाएगी, इन दोनों आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है, तब हम तीसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे, मकान, है ना। ये क्या है, हमारी नीड्स है, यानी जो बेसिक्स है हमारी, बेसिक्स जिसके बिना जीवन संभव ना हो, वही हमारी क्या है, नीड्स है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, और ध्यान से समझिएगा, कभी भी जो गवर्नमेंट होती है वो नीड्स की बात करती है, आवश्यकताओं की आपूर्ति की बात करती है, या आवश्यकता की आपूर्ति के लिए ही प्रतिबद्ध होती है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से क्या होता है कि गवर्नमेंट हमारे डिमांड्स को पूरा करे या हमारी इच्छाओं को पूरा करे। आप सोच के देखिए, क्या जिस परिवार में आप रह रहे हैं और उस परिवार का जो मुखिया है वो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है? क्या वो आपकी डिमांड की पूर्ति कर सकता है? कर सकता है, लेकिन कब? जब पर्याप्त साधन संसाधन हो, जब पर्याप्त साधन संसाधन उपलब्ध हो। आप पिताजी से कह दीजिए कि हमें यूरोप के टूर पे जाना है, पिताजी कहेंगे ऐसा है, पूरे बिस्तर बांधो और निकल जाओ घर से, यही कहेंगे अगर स्थिति सही नहीं है तो। और भाई अगर आप अच्छे घर से हैं, खूब संसाधन संपन्न हैं, तो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, मांगे भी तो क्या मांगे, ऐसा कहा जाएगा। हमें हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले यह सोचना चाहिए गवर्नमेंट के बारे में, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के बारे में, किसी भी देश के सरकार के बारे में, कि उनकी क्या मजबूरियां होती हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रतिबद्धता है, अगर ये पूरा करने में सक्षम नहीं है गवर्नमेंट, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 4 तारे तोड़कर और गवर्नमेंट हमको दे दे, संभव नहीं है। वो क्या, हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं की आपूर्ति नहीं होती है, और इच्छाएं तो ऐसे भी अनंत होती, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू, है ना। एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू। और तीसरा जो है वो क्या है, आपका डिमांड, जिसे आप मांग कहते हैं। मांग क्या है, कि आपकी आवश्यकताएं और इच्छाएं, है ना, जब उन्हें पूरा करने के लिए परचेजिंग पावर डेवलप हो जाए, यानी क्रय शक्ति जिसे कहते हैं, परचेजिंग पावर, है ना। जैसे सिंपली हम कहते हैं रोटी, रोटी तो आवश्यकता है ना। अगर आपको खूब जोरों से भूख लगी हो और आपके पास साधन संसाधन ना हो, तो कैसी रोटी, कोई भी मिल जाएगा, आप खा लोगे। लेकिन आपके पास जेब में पैसा हो, तो आप सोचिए, डिमांड करोगे कि हमको बटर नान चाहिए, हमको रोटी कौन सा चाहिए, बटर नान चाहिए, तंदूरी चाहिए, तंदूरी बटर चाहिए। आप इस तरीके से क्या करो, क्यों? क्योंकि आपके जेब में इतनी क्षमता है, उसे क्रय करने की जो क्षमता है वो आपकी जेब में है, आपके पास है। तो आप क्या करना शुरू कर देते हो, डिमांड। तो जो आपकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, उसे पूरा करने के लिए जब परचेजिंग पावर डेवलप हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, वही डिमांड हो जाता है। तो कभी भी हमारी अपनी गवर्नमेंट की जो प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है, वो नीड्स को पूरा करने के लिए दिखाई पड़ती है, ना कि आपकी इच्छाओं और डिमांड के लिए। लेकिन आज के इस युग में रोटी कपड़ा मकान ये तो आवश्यक वस्तुएं हैं। अगर हम कहें मोबाइल क्या है, ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है, इच्छा है, या फिर डिमांड है? कंफ्यूज हो गए ना। देखिए, कुछ आवश्यकता बता रहे हैं, कुछ डिमांड बता रहे हैं। जानते हैं ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि इन सेक्टर्स में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, कि जिन्होंने आक्रामक प्रचार की रणनीति अपनाई और आवश्यकता और डिमांड के बीच का भेद ही खत्म कर दिया।
हम आज कंफ्यूज हो गए, हमें समझ नहीं आता कि मोबाइल हमको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मोबाइल का उद्देश्य तो बात करने का है ना, लेकिन आज देखिए उद्देश्य परिवर्तित हो गया। अब हमको चाहिए किस लिए? सोशल मीडिया के लिए। हमको चाहिए किस लिए? मूवी देखने के लिए। हमको चाहिए किस लिए? गूगल पे अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए। कई आवश्यकताएं हो गई, उसके साथ जुड़ गए। तो अब बताइए आवश्यकता रह गई है या डिमांड रहेगी? अच्छा ठीक है, आवश्यकता है, चलिए ठीक है, फिर 1 लाख की मोबाइल क्यों खरीदते हैं लोग? वो क्या है? एप्पल आईफोन क्यों खरीदते लोग? वो क्या है? डिमांड है। और जिनके पास उस डिमांड को पूरा करने की क्षमता नहीं है, वो आवश्यकता में ये चीजें क्या करते हैं? पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये संकट और समस्या के बारे में हम चर्चा कल करेंगे कि इनका समाधान कैसे किया जाए, इनका समाधान कैसे किया जाए या कैसे किया जाता रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसी के दौरान, इसको समस्या के समाधान के दौरान हम लोग देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था, उसका स्वरूप कैसा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा इन दोनों का मिला जुला स्वरूप जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्वरूप है, मिक्स्ड इकोनॉमी, वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, उसके आगे भी जो चीजें हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः शुभ्रा रंजन IAS में आप सभी लोगों का मैं वेद स्वागत करता हूं, और आप सभी को आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए एक बार पुनः शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।